थी। आज हम आमंत्रित कर रहे हैं बहुत ही अनुभवी और जाने माने नेचुरोपैथ डॉक्टर डवास को। वो यहाँ आ चुके हैं, आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह डवास। नमस्कार रविंदर जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर डवास, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि कुदरत से जुड़ना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसके बारे में बहुत सारी बातें आज हम आपसे करेंगे और बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जो दिनचर्या में हम अपना सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, मगर अपनी ही लापरवाही से उन बातों को हम शामिल नहीं कर पाते। मगर सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप प्रज्ञा में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? प्रज्ञा में आकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, प्रकृति के बारे में बातें करेंगे, ये जानकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि समाज हमारा जितना प्रकृति से दूर होता जा रहा है, उतना ही अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं हमें खुद को ब्लेम करना होगा। हम खुद ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हुई हैं, तो आज हम इसके बारे में भी चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, जहाँ से हमारी संस्कृति ने, हमारी जो प्राचीन धरोहर है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसको हम भुला रहे हैं। उससे कैसे जुड़े, ये भी आपसे जानेंगे, मगर उससे पहले हमें लेना होगा एक छोटा-सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हम करने वाले हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नेचुरोपैथी एक जैसे कि बताते हैं कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है। ठीक है। जी। ये हर प्रकार की बीमारी को दूर करने में काबिल है और लाइफ स्टाइल को बदलने की क्षमता भी रखती है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है उठो जागो में। डॉक्टर रविंद्र सिंह डवास, जो कि एक जाने माने नेचुरोपैथ हैं, आज हमें बताएंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। और डॉक्टर डवास, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने इस दुनिया में कदम कैसे रखा? मैं 1959 में मैं एक गांव में पैदा हुआ, जो बुलंदशहर में दौलताबाद नाम का गांव है, जी। और वहीं मेरी इंटरमीडिएट तक क्वालिफिकेशन हुई। उसके बाद मैंने बीएससी बुलंदशहर आईपी कॉलेज से किया। जी। आफ्टर देन एमएससी करने के लिए मैं अलीगढ़ में गया डीएस कॉलेज में, वो ब्रेक हो गया। लेकिन बीच में मैंने फिर ये जीएमएस ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका कोर्स किया लखनऊ से। और इसके साथ साथ 89 में मैंने अपनी नेचुरोपैथी का डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी बुलंदशहर आनंद जीवन कार्यालय से डॉक्टर अयोध्या प्रसाद मिश्रा के सानिध्य में किया। मगर एक ट्विस्ट है यहाँ पर, जो हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आप थोड़ा एक्टिंग की दुनिया में भी जाना चाहते थे, एनएसडी में भी आप आए, राज बब्बर जैसे बड़े कलाकारों से भी आप मिले, मगर उसके बाद फिर से आप नेचुरोपैथी से जुड़े। मैं 1976 में एनएसडी में एडमिशन लिया था, तब ये आर्टिस्ट वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन मैं बाई चांस में जब गांव गया तो गांव में मुझे डिमोरलाइज कर दिया गया कि आप एक्टिंग ना करके अच्छा, अभी एक्टर बनोगे आप? इस तरह से छेड़ा आपको? अभी चांस मिलेगा तो करेंगे। अच्छा, अच्छा। नहीं, गाँव वालों ने आपको इस तरह से छेड़ा कि डॉक्टर बनने गए हाँ, थे तो तो अभी एक्टर नाच गाना से, वो तो गांव वाले एक्टर नहीं बोलते थे, वो तो अच्छा। कहते नाच गाने वाला। नाचना गाना सीखने के लिए नहीं पढ़ाया था हमने आप लोगों को। उन्हें पढ़ाया था कि आप डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, या मान लीजिए कोई डिग्री करेंगे, या आईएएस करेंगे, इस वजह से हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो दैट्स वेरी नाइस। बट डॉक्टर तो बनने का जो सपना आपने देखा था, वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नेचुरोपैथी ही क्यों, आयुर्वेद से ही क्यों जुड़े आप? एमबीबीएस करके मेडिकल साइंस में भी जा सकते थे, ऐसा इसमें क्यों? भी एक ड्रॉबैक है कि मैं एमबीबीएस का मैंने टेस्ट दिया था 1976 में आफ्टर इंटरमीडिएट, तो उसमें मैं वेटिंग में था जी। और मेरा नंबर नहीं आया, छूट गया। अच्छा। उसके इसी तरह से मैंने 79 में मैंने आईएएस का भी दिया था, तो वहाँ भी मैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रॉस कर दिया था, तो 80 में मैं मेन एग्जाम में प्लग हो तो गया। क्या ये कोई ऑप्शन ना होने की वजह से आपने नेचुरोपैथी किया? कोई चॉइस नहीं थी आपके पास हाँ, इसलिए? उस समय में फिर ऐसे लगा मैं ज़मीन पर आ गिरा हूँ आसमान से। जी, तो जी। मैंने फिर सोचा कि आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी कुछ कर लें। बस तब तक नेचुरोपैथी को कोई जानता नहीं था 83 में। तो ये कहते थे घास फूस का है कुछ, मैं बोला ना से कुछ सही। डॉक्टर तो बनेंगे। डॉक्टर तो बनेंगे। तो ये कर या लिया। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि कुदरत ये चाहती थी कि आप इससे ही जुड़े, इसलिए वो जो सब मौके आपके लिए बन रहे थे, वो अपने आप आपसे दूर भी जा रहे थे। दूर चले। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो इंसान ज़िंदगी में सही मायने में करना चाहता है, उसी और
उसको एक ना एक दिन डेस्टिनी ज लेकर आती है और आप उस रास्ते पे चलने लगते हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी और भी हैं, मगर डॉक्टर डवास, सुबह के इस प्रोग्राम में हम खुद योग की बात करते हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी योग से जोड़ते हैं। तो ये तो सिर्फ एक झलक थी। हमारा ये पूरा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग योग आप देख पाएंगे उठो जागो के बाद सुबह 8 बजे। डॉक्टर जवास, नेचुरोपैथी जिसे हम प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं, आपके लिए इसकी आज के संदर्भ में कितनी अहमियत है? इसकी मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में इसी की अहमियत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितना हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां जो मानसिक और शारीरिक होती हैं, उनसे ग्रसित होते जा रहे हैं। जी। शरीर में एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है। ना हम शरीर की आंतरिक सफाई कर पाते हैं, ना बाहरी सफाई। जी। भाग-दौड़ की तनाव भरी ज़िंदगी ऐसी है कि अनेक प्रकार की बीमारी हमें अपने आप लग जाती हैं। लेकिन आजकल जैसे इतनी इनक्योरेबल डिजीजेज हो गई हैं, आप एक हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं, आप देखेंगे कि कितने लोग हैं जो अजीब अजीब बीमारियों से ग्रसित हैं। तो मेडिकल साइंस इतना एडवांसमेंट आ गया है, इतनी नई नई तरह की दवाइयाँ आ गई हैं, तो फिर आप किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि नेचुरोपैथी जो है वो मेडिकल साइंस को भी उसने पछाड़ दिया है? देखिए, नेचुरोपैथी एक जैसे कि बताते हैं कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है। ठीक है। जी। ये हर प्रकार की बीमारी को दूर करने में काबिल है और लाइफ़स्टाइल को बदलने की क्षमता भी रखती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लाइफ़स्टाइल की। हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं, सबके लिए समय दे पाते हैं। अपने बच्चों के लिए समय देंगे, पत्नी के लिए देंगे, घर के लिए देंगे और रिश्तेदारों के लिए भी समय दे देंगे। लेकिन अपने लिए जब समय की बात आती है, उसमें हम कंजूसी कर जाते हैं। तो हम उसमें टेंस हो जाते हैं और जब हम टेंशनाइज हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की मानसिक बीमारी भी आ जाती हैं और शारीरिक भी। नेचुरोपैथी कैसे मदद कर सकता है इन सब बीमारियों पर, हाँ, काबू देखिए, पाने के लिए, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन एक बार फिर हम सेहत की दुनिया से जुड़ते हैं और कोलेस्ट्रॉल, मैंने अभी आपसे बात करी, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ठीक है, नेचुरोपैथी एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है जिसके ज़रिए आप कोलेस्ट्रॉल पर काबू पा सकते हैं डाइट में चेंजेस लाकर। लेकिन हम भी आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाने के लिए। कौन से वो टिप्स हैं, आइए देखते हैं सेहत और आप में। हमारे शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल अलग अलग वजहों से बनता रहता है। कुछ लोगों में ये ज्यादा बनने लगता है क्योंकि वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते और सैचुरेटेड फैट्स को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं। यही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बनने के लिए मजबूर करती है। Cholesterol can be both good and bad. There are two types of cholesterol, LDL and HDL. LDL stands for low density lipoprotein and HDL stands for high density lipoprotein. आइए आपको बताएं कि कैसे बुरे कोलेस्ट्रॉल को काबू में किया जा सकता है। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी हासिल करें, तभी आप इसके प्रति सचेत हो पाएंगे। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बुरा होता है क्योंकि ये आपकी आर्टरीज के आसपास प्लेग की तरह इकट्ठा हो जाता है जो कि ब्लड फ्लो को रोक देता है। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छा होता है क्योंकि ये उसी प्लेग को आर्टरीज के आसपास से हटा देता है। Both LDL and HDL cholesterol can be improved with regular exercise and eating low-fat foods. जी हाँ, अपने खान पान का ध्यान रखें। हरी पत्तेदार सब्जियां या फल स्वस्थ रखते हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके इन्हीं का सेवन करें। इससे आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा। घी, मक्खन आदि का सेवन कम से कम करना चाहिए। आंवला और लहसुन हृदय के लिए बेहद लाभकारी हैं। हर रोज वर्जिश जरूर करें। एक्सरसाइज ही बुरे कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोक सकती है। आपकी डाइट में फैट इनटेक 30% ऑफ योर टोटल कैलोरी इनटेक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाहर का खाना कम से कम खाएं क्योंकि बाहर सब्जियों में डलने वाला घी और तेल का कोई हिसाब नहीं होता जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रख सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप बहुत सारी बीमारियों को खुद
इनवाइट कर रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जाए और कौन-सी बातें ज़हन में रखी जाए, ये हमने अभी आपको बताया है। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप अपने ज़हन में रखेंगे। इसी के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर आप कहीं मत जाइए क्योंकि कुदरत से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर नवाज़। इनसे बहुत सारी बातें और भी करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे शरीर में 1000 mg कोलेस्ट्रॉल प्रतिदिन डाइट से बनता है। लिवर फॉर्मेशन में होता है 1000 mg पर डे, ठीक है। और ये हमारे शरीर की ज़रूरत होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का उठो जागो में। आपने देखा ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि अपने कोलेस्ट्रॉल पर काबू पाना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर डवास, आप एक नेचुरोपैथ हैं, आपके पास भी इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी डाइट आजकल इतनी बिगड़ चुकी है, जीवन शैली इतनी बिगड़ चुकी है कि कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम तो जैसे आम हो गई है। आपके पास जब इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, आप किस तरह की टिप्स देते हैं उन्हें? देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर के लिए जितना नुकसानदायक है उतना ही फायदेमंद भी है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, ये एलडीएल और एचडीएल। जी। तो एलडीएल नुकसानदायक है और एचडीएल फायदेमंद है। तो जब हमारे शरीर में एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में ब्लॉकेज, यानी रक्त धमनियों जी, में जी। ब्लॉकेज पैदा होता है, और हार्ट के जो वाल्स होते हैं वो भी भारी हो जाते हैं और उनमें पैल्पिटेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे नियंत्रित रखें? देखिए, हमारे शरीर में 1000 mg कोलेस्ट्रॉल प्रतिदिन डाइट से बनता है। लिवर फॉर्मेशन में होता है 1000 mg पर डे, ठीक है। और ये हमारे शरीर की ज़रूरत होता है। ठीक है। तो लीवर इसको तैयार करता है। लेकिन इसके अलावा हम जितने भी सैचुरेटेड फैट लेते हैं, घी, तेल या और तरह की चीज़ें जो चिकनाई युक्त चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, इनको लेते हैं, इनसे जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि हमें कार्य हमारा उस प्रकार का नहीं होता जो फैट डिज़ोल्व हो या फैट बर्न हो, ओके। एनर्जी पैदा करे। राइट। हम उस तरह का कार्य नहीं करते हैं। एसी में रहना या मान लीजिए पसीना न लाने वाले काम करते हैं, आराम तलब हो जाते हैं, तो जी। वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में आ जाता है, उससे ब्लॉकेज होती हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर डाइट का अगर हम ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो तली हुई चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें तो काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हो सकता है। फिर से नेचुरोपैथी की बात करते हैं। आप बता रहे थे कि ये किस तरह से काम करती है, हमें बताइए डिटेल में। तो अभी जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली बातें हैं तो 2 तरह से हैं। एक तो हम डाइट के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा नेचुरोपैथी के द्वारा कर सकते हैं। तो डाइट के द्वारा जो हम कंट्रोल करते हैं उसमें हमें भोजन 2 प्रकार का होता है नेचुरोपैथी के अनुसार। पहला एल्कलाइन भोजन, दूसरा एसिडिक भोजन। एल्कलाइन भोजन जिसके खाने से मतलब क्षार बनता है, ओके। यानी क्षारीय भोजन कहते हैं। दूसरा एसिडिक भोजन जिसके खाने से अम्ल बनता है। और हमारे ब्लड की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो क्षारीय होती है। आपने कभी देखा होगा ब्लड का स्वाद कहीं कट गया, मुंह में दे लिया बंद करने की, ब्लड बंद करने के लिए, तो उसका स्वाद बिल्कुल ऐसा होता है जैसे समुद्र के पानी का, यानी क्षारीय होता है। तो ब्लड की नेचर हम क्षारीय बनाए रखने के लिए भोजन में 80% मात्रा ऐसे भोजन की करें जो क्षारीय हो, और 20% ऐसा भोजन लें जो अम्लीय हो। तो यानी हरी सब्जियां वगैरह खूब खाएं। हरी सब्जियां, सलाद और सलाद। फल भोजन में हम 80% रखेंगे तो हमें बीमार होने के लिए कोई बात मुझे नहीं लगता है दिखाई। तेजे कि ये सब बातें हम लोग सुनते तो बहुत है लेकिन अमल नहीं कर पाते हैं, और ना अमल कर पाने की जो सबसे बड़ी वजह है डॉक्टर देवास, वो यही है कि हमारे को बचपन से ही कुछ ऐसे संस्कार दिए जाते हैं या हैबिट्स हमारी ऐसी बन जाती हैं कि हम लोग वो अपना ही नहीं पाते जब तक समझ में आता है कि ये गलत है। जैसे अब अगर कोई कहे कि अपनी डाइट पे चेंजेस करो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हैबिट बन चुकी है। तो अगर बचपन से ही ये सिखाया जाए कि आपको किस तरह की डाइट लेनी है, किस तरह की जीवन शैली अपनानी है, तो फिर बड़े होकर शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और यही होते हैं ना संस्कार, इन्हीं के बारे में अब हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना बचपन से ही कितना ज़रूरी है। कैसे दे सकते हैं, आइए हम आपको बताएं लाइफ मंत्रा में। बच्चों का मन कोरे कागज़ की तरह होता है और जो भी उस पर लिखा जाएगा, वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहेगा। तो क्यों ना हम बचपन से ही उनको अच्छे संस्कार दें, कुछ ऐसी आदतें दें जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहें और बाद में वो पूरे समाज के लिए एक बढ़िया सिविलाइज़्ड सिटिज़न के रूप में काम भी करें। तो इन बातों को अपने ज़हन में रखिए। डॉक्टर डवास हमारे साथ हैं। डॉक्टर डवास, नेचुरोपैथी के बारे में सब जानना चाहते होंगे कि ये क्या है, किस तरह से काम करती है और दिनचर्या में इसे शामिल करना कितना आसान है, हमें बताइए? लेकिन नेचुरोपैथी 5 तत्वों पर आधारित है। शरीर में भी 5 तत्व होते हैं। तो जब किसी तत्व की कमी हो जाती है
तो उस तत्व की पूर्ति कर देते हैं। जी। जब कम किसी तत्व की अधिकता हो जाती है तब उस उसे तत्व को कम कर निकाल देते देते हैं, कम कर देते हैं। तो कौन-कौन सी मुख्य थेरेपीज़ आप लोग इस्तेमाल करते हैं? मुख्य थेरेपी में हमारे यहाँ एनीमा, जो बड़ी आंत को सफाई करने के काम आता है। कोल्ड हिप बाथ, कोल्ड हिप बाथ एक ऐसी टेक्निक है जो डॉक्टर लुई कूने ने इजाद की थी और उससे शरीर की 90% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे कि क्योंकि 4 सिस्टम उसमें कंट्रोल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम। ये सारे सिस्टम इससे कंट्रोल होते हैं। राइट, राइट। तो हम हिप बाथ देते हैं बहुत ज़्यादातर, और पानी की लपेट, मिट्टी पट्टी, इस तरह के ट्रीटमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। तो हिप बाथ एक ऐसा टेक्निक है जो घर में बड़े आराम से लिया जा सकता है। एक टब में पानी भरें और ओके। उसमें कपड़े उतार कर बैठ जाएं और इतना थाइज तक का और नाभि तक का हिस्सा पानी में डूबा होना चाहिए ठंडे पानी में, और एक छोटा टॉवल लेकर और पेट की क्लॉकवाइज मसाज देते रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये 25 से 30 मिनट तक करें तो हमारे सारे सिस्टम ठीक हो जाते ये हैं। सब क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कितने अफोर्डेबल हैं? क्या बहुत महँगा ट्रीटमेंट तो नहीं होता नहीं, ये? अब टब के पानी में बैठना क्या महंगा है इसमें बताइए। एक टब खरीदना है, पूरा परिवार ठीक रह सकता है उससे। राइट। तो अब उससे बाल टूटना, आईसाइट वीक होना या गले के रोग, पेट के रोग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग, और ये जो एक्सक्रीटरी मिट्टी रोग, सभी के रोग ठीक हो और ये जाते जो हैं। मिट्टी का लेप आप बताते हैं, कुछ खास तरह की मिट्टी होती है? मिट्टी 3 प्रकार की होती है जो हम यूज में करते हैं। जैसे कैंसर की गांठें होती हैं, सिस्ट होती हैं या किस तरह के लिम्फ बढ़ जाते हैं, उसमें हम काली मिट्टी का प्रयोग करते हैं। चेहरे पे ग्लो वगैरह लाना है तो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। और पेट की सफाई करनी है, कॉन्स्टिपेशन दूर करना है, आंतों को ठीक करना है तो पीली मिट्टी का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे स्पाइन कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई है, हम सुस्त हो गए हैं, नर्वस सिस्टम डल हो गया है, तो उसके लिए हम लाल मिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो ये कलर के ऊपर निर्भर करता है किस तरह की बीमारी हम डॉक्टर किस साहब, मिट्टी से कुछ कर सकते बातें ऐसी हैं जिनके लिए शायद किसी नेचुरोपैथ के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों को हम घर में ही कर सकते हैं, जैसे अभी आपने एक बात के बारे में बताया। तो वो बातें कौन-कौन सी हैं जो घर में हम खुद कर सकते हैं और उनको करना भी बहुत आसान है? हैं। देखिए, अगर हम गर्म पानी से हाथ और पैर दोनों धोकर रोज़ सोएं जी। तो नींद अच्छी आती है और फेफड़े के रोग संबंधी और हार्ट संबंधी बीमारी नहीं होती हैं। ओके। यानी दिल की और फेफड़े की बीमारियां ठीक रहती हैं। दूसरा, कोल्ड ही बाथ लें तो उससे हमारे पेट के रोग और जितने भी पेट के रोग हैं वो सब ठीक होते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन अंगों के रोग हैं वो भी ठीक होते हैं। जी। तो इसी तरह से दूसरा, पेट की मिट्टी पट्टी, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, कोल्ड हिप बाथ से नहीं जा रही है, या ठंडे पानी की पट्टी, इसको बोलते हैं कोल्ड पैक, ओके। एब्डोमेन का कोल्ड पैक, ठंडे पानी में रोएदार तौलिए को भिगोएं, निचोड़ें और कई बार फोल्ड करके उसको पेट के ऊपर रख के सो जाएं या लेट लें। 40 मिनट बाद उसको हटा दें। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे जितने शरीर में के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, विजातीय द्रव्य बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में, वो एक्यूमुलेट हो गए हैं, वो लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। पेट हार्ड हो गया वो ठीक हो जाता है, किडनी ठीक हो जाती हैं और लिवर एक्टिवेट हो जाता है, पैंक्रियाज एक्टिवेट होता है। तो इससे हम सिर्फ तौलिया रखने तौलिया से? रखने मात्र से हम डायबिटीज़ और भूख की कमी, पेट की सफाई और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से निजात पा जाते क्या हैं। बात है! तो यही फ़ायदे हैं अल्टरनेटिव थेरेपी के, और इसी के साथ आप इत्तेफ़ाक रखेंगे कि अगर लेकिन मैं इसमें एक विरोध करूंगा, जी। इसको अल्टरनेटिव थेरेपी ना कह के मेन थेरेपी बोलेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव थेरेपी तो ये बाद की हैं जो बाद में आई हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी सब बाद में आई हैं। सबसे पहले नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी, नहीं सबसे कही जाती है अल्टरनेटिव। नेचुरोपैथी सबसे पहली पैथी है। जब से प्रकृति है तब से प्राकृतिक चिकित्सा है। इस बात को मैं बताऊंगा तो यानी क्यों ये प्रकृति से जुड़ी अल्टरनेटिव है, थेरेपीज़ लेकिन में नहीं आती है। हमारी जानकारी में नहीं थी, इस वजह से हम इसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। सही कहा क्या आपने। बात है! यानी कि डॉक्टर डवास का कहना है कि नेचुरोपैथी अल्टरनेटिव थेरेपी नहीं है, और ये हमारी अवेयरनेस में कमी है, इस वजह से ही हम लोग इसको अल्टरनेटिव थेरेपी करते हैं, जबकि ये सबसे पहली थेरेपी है, राइट? मेन थेरेपी है नेचुरोपैथी। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये थेरेपी, इसमें कोई शक नहीं है, और ये जितनी भी थेरेपीज़ डॉक्टर डवास अभी बता रहे हैं, ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं अगर हम इसके साथ ही आंतरिक रूप से अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करें। स्वागत है आपका उठो जागो में। डॉक्टर आर.एस. डवास हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के डायरेक्टर भी हैं और दिल्ली के सबसे जाने माने नेचुरोपैथ भी हैं। डॉक्टर डवास, फिर से उसी चर्चा को आगे लेकर जाते हैं। नेचुरोपैथी
कि आज के संदर्भ में बात करें, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आज दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में एक चीज़ जो देखने को आ रही है, मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि हर घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं। बेटे के पास अलग गाड़ी है, बेटी के पास अलग है, माँ के पास अलग है, बाप के पास अलग है। एक तो ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, उसके बाद जो धुआँ हो आता है, वो प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा कर देता है। इस समय लाइफ़स्टाइल की अगर बात करें, तो क्या लाइफ़स्टाइल को बदलने से बहुत हद तक हम प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं? लाइफ स्टाइल बदलने से हम 75% प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उसको पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और डाइजेस्ट कर भी लेते हैं तो उसके जो फॉरबिड मैटर बच जाते हैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो जब हमारे शरीर में एक्यूमुलेशन हो जाता है फॉरबिड मैटर का, तो अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और तरह तरह की जो धुआं बताया, जैसे पॉल्यूशन की बात की, तो ये पॉल्यूशन जो हमारे नॉस्ट्रिल द्वारा फेफड़ों में जाता है, तो ये फेफड़े भारी हो जाते हैं और वहाँ गंदगी जमा हो जाती है। तो इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होने का, इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। दूसरा, इस तरह की जैसे हम चिकनाई की, भोजन में चिकनाई लेते हैं, या इस तरह के पॉल्यूशन में वातावरण की ज़िंदगी जीते हैं, इसमें एस्थमेटिक प्रॉब्लम होने के भी बड़े चांस रहते हैं। तो दमा जैसी बीमारियाँ इसी के कारण पैदा होती हैं कि हमारा पॉल्यूशन, हमारी साफ़ हवा हम अंदर नहीं ले पाते हैं, अनेक प्रकार के टेंशन्स होते हैं, और डाइट हमारी वो 80-20 की रेंज में नहीं होती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक आपसे बात जानना चाहूँगा, जब आप दिल्ली में ही काम करने के लिए निकलते हैं या कहीं भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो आप कार के सफ़र में ही तकरीबन 3 से 4 घंटे तक भी कार में बैठे-बैठे बिता देते हैं, और उसके बाद जब आप ऑफ़िस में जाते हैं, तब भी आपको बहुत समय के लिए लगातार बैठना पड़ता है। तो इस समय को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ख़ासकर कार में बैठे-बैठे? उस तरह के काम को करने के लिए ना, मेरा एक अपना सिद्धांत है, मैं लिखने लगता हूँ। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर देता हूँ लिखने या सोचने में। ओके। तो या फिर मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ। जैसे मैं अभी दिल्ली से नोएडा आऊँगा, मुझे लगता है तो 90% लोग यही करते हैं तो कि मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ कि जो काम मुझे वहाँ मिलता है, फिर उसमें काम में अपना टाइम टाइम लगा दें, और जो चलने का समय, रास्ते का समय है, उसमें हम रिलैक्स हो जाएँ। राइट, ये तो खैर बात हुई कि यूटिलाइज कैसे करें टाइम को, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ उठाई वो ये कि धुआं हम लोग बहुत इनहेल करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो क्या प्राणायाम एक इफेक्टिव एक्सरसाइज हो सकती है अपने आप को उस कार्बन मोनोऑक्साइड से निजात निजात दिलाने के पाने के लिए? लिए। हाँ, उसमें ऐसा है, हम खुले वातावरण में प्रकृति के बीच में बैठकर हम प्राणायाम यानी रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, तीनों क्रियाओं को करें, और तीनों का अनुपात अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार रखें, राइट। तो हम निजात पा और सकते कितनी हैं। देर तक करना चाहिए प्राणायाम? देखिए, कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं सूथिंग, जो काफ़ी देर तक किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जो बड़े आराम तेज़ी से, से और करते हैं, तो उनको हम बहुत 2 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यानी 2 मिनट से ज़्यादा प्राणायाम की किसी भी एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं तो, ऐसा कहना है डॉक्टर डवास का। आपसे ये जानना चाहूँगा कि नेचुरोपैथी प्राइमरी रूप से किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है? कई बार आपका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे नेचुरोपैथी प्राइमरी रूप से इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। तो वो कौन-सी बीमारियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिन पर प्राइमरी रूप से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है ना, ये एक्सीडेंटल केस की जहाँ तक बात आई है, तो हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो हम समझते हैं कि प्राइमरी रूप से इसमें काम नहीं कर पाते हैं, उतनी सुविधाएं नहीं दे पाते नहीं दे हैं। पाते। लेकिन जहाँ ये सुविधाएं नहीं हैं, उस 85% जनता की बात भी तो सोचिए, जहाँ ये सुविधा ही नहीं है, उनको कैसा होता होगा। सही कहा आपने। तो उसमें वो क्या करते हैं कि सपोर्ट देते हैं। फ्रैक्चर केस को ले लीजिए, टांग में फ्रैक्चर हो गया, वो सपोर्ट दिया और पट्टी बांध दिया। अब इसको ही थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ कर दिया कि उसको सेट किया और प्लास्टर चढ़ा दिया। प्लास्टर लगा दिया। बात वही है। बात वही है। प्लास्टर में पीओपी होता है, और सपोर्ट देने के बाद उसमें मिट्टी के लेप चढ़ाते हैं, तो वो भी वही बात है। उससे भी कैल्शियम की पूर्ति होती है, इससे भी कैल्शियम की पूर्ति होती है, और हड्डी नेचर खुद जोड़ती है। हड्डी को पीओपी नहीं जोड़ता। राइट। जी। हड्डी खुद जुड़ती है, शरीर में इतनी पावर होती है, इम्यून पावर होती है कि अगर उस शरीर को जोड़कर छोड़ दिया जाए, सेट करके छोड़ दिया जाए, सपोर्ट दे दी जाए, तो खुद जुड़ती है हड्डी, बिल्कुल, और उसी जोड़ती शक्ति को हम लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं। है, लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। आपसे मैं एक चीज़ जानूँगी, आप अपना दिल्ली में खुद एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे सबब बना खोलने का? और जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो क्या आप सिर्फ़ उनकी थेरेपी करते हैं, उनका इलाज करते हैं, या फिर आप उनको एक क्या कहते हैं, उस कंसल्टेशन एज़, क्योंकि आप कंसल्टेंट हैं, वो आपसे कंसल्ट भी करते हैं अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाने के लिए? देखिए, पहले तो हम उनको, जो बीमार आते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन
25% लोग ऐसे भी आते हैं जो टेंशनाइज होते हैं, भटके हुए होते हैं कि मैं आत्महत्या करनी चाहता हूँ। अच्छा। तो बताइए उसमें क्या करेंगे? उसमें हम उनको इस तरह की काउंसलिंग करते हैं कि वो आत्महत्या ना करें। तो ये एक बड़ा सवाल होता है जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आके बोलता है मैंने सुसाइड नोट तैयार कर लिया और मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड! तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको हम अपनी बातों में लगाएँगे, नेचर की बातें सिखाएँगे, उससे टाइम माँग लेंगे, क्यों वो क्षणिक निर्णय होते हैं उनके, सही क्षण भर बात में है। लिए हुए यानी निर्णय होते हैं, साइकोलॉजिकली भी आप पूरी तरह हेल्प करते हैं करते हैं। उनकी, काउंसलिंग राइट? पूरी तरह से करते हैं, कर मुझे दें। लग रहा है बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हीट ऑफ द मोमेंट में जो फैसले लिए जाते हैं, वो कहीं न कहीं गलत होते घातक हैं। और प्रूव इससे भी होते हैं। ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि नेचुरोपैथी जो है वो सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी एक बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी है। डॉक्टर डवास हमारे साथ हैं। डॉक्टर डवास, बहुत अच्छी बातें आज हमें पता चल रही हैं, कई भ्रांतियाँ, भ्रम भी हमारे ऑडियंस के दूर हुए होंगे। जाते-जाते आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी को हमारी जो डे टू डे लाइफ़ है, दिनचर्या है, उसमें शामिल करना कितना आसान है? और कौन-सी वो छोटी-छोटी बातों को अपनाकर हम बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं? देखिए नेचुरोपैथी में एक तो मैं बताऊंगा कि हम माइंड को सेट करके रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। इसके लिए ब्लू ऑयल का प्रयोग करें। ओके। नारियल के तेल को ब्लू रंग की शीशी में भरकर धूप में रख दें। 40 दिन में वो तेल चार्ज हो जाता है और उससे सिर की मसाज करेंगे तो हमारा सिर ठंडा रहेगा, मानसिक बीमारियां नहीं आएंगी, बाल नहीं टूटेंगे और बाल काले भी रहेंगे। और नारियल की जब तेल की आपने बात की वो आजकल ब्लू डिब्बे में ही आता है तो उसको क्या उसी नहीं के साथ उसी रख के सकते हैं? साथ रखने नहीं, कांच की शीशी होनी चाहिए कांच की जिसमें शीशी होनी हाँ अच्छा, अच्छा। ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी होनी चाहिए जिससे ब्लू सूर्य की किरणें पड़े तो ब्लू रंग ही उसमें एब्जॉर्ब हो, सो दूसरा मैंने ना हो। सोचा अच्छा। शायद पहले ही 2 इन 1 करके मार्केट में उतारा गया अच्छा, हो। दूसरा इसके लिए एक मैंने बताया कटी स्नान, ठंडा कटी स्नान हम ले सकते हैं। इसको सीख भी सकते हैं किसी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाकर। ओके। और तीसरा हम स्पाइन की बीमारी जैसे स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां होती हैं, इसके लिए हम ठंडी कटी स्नान ले सकते हैं या टॉवल को बिछाकर बेड के ऊपर बेंच के ऊपर और उस पर ठंडे टॉवल को बिछाकर उस पर लेट सकते हैं, ओके। जिससे हमारा स्पाइन उससे छूना चाहिए और ओके, बाकी शरीर ढका होना चाहिए। उससे क्या होता है? तो उससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है और हड्डी की बीमारियां जो होती हैं सर्वाइकल की, लंबर की, ये सब दूर होती एक चीज़ पूछना चाहूँगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन है। इसका इलाज है नेचुरोपैथी में घर में? है। माइग्रेन का इलाज बहुत अच्छा है। पहली बात हम पेट को साफ रखें, ओके। दूसरी बात ठंडे पानी का रुमाल भिगोकर माथे पर रखें, हुँ, हुँ। तीसरा पत्ता गोभी को पानी में भिगोइए, पत्ता गोभी का एक पत्ता ले पत्ता लीजिए, ले लीजिए। पानी में भिगोइए और जिस साइड में दर्द है वहाँ चिपका दीजिए। ओके। जब तक पत्ता सूख के छूट के नीचे गिरेगा तब तक आपका माइग्रेन चला जाएगा। Oh, क्या बात है! amazing. That's वेरी नाइस। actually a very, very effective, तो ये this thing which you're telling us कि पत्ता गोभी का पत्ता लेकर पानी उसको में भिगोइए पानी में भिगोइए, और सिर पे वहाँ रखिए, चिपका जब दिए। तक वो अपने आप गिरेगा आपका दर्द गायब हो गायब हो जाएगा। जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी जाते-जाते। थैंक यू सो मच डॉक्टर टवास, बहुत अच्छा लगा इन टिप्स को जानकर और नेचुरोपैथी के बारे में जानकर। आप यहाँ आए इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया और आपके फ्यूचर के लिए प्रज्ञा की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। यू। धन्यवाद। डॉक्टर डवास के साथ ये थी हमारी ख़ास मुलाकात और प्रज्ञा का जो मकसद है आप सबको कुदरत से जोड़ना, उसकी कड़ी के रूप में ये जो मुलाकात थी आपके बहुत काम आएगी। उम्मीद करते हैं जो बातें आज आपको जानने के लिए मिली हैं, उनको आप सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि ज़िंदगी में शामिल भी करेंगे। इसी वादे के साथ कि आपकी मुलाकात ऐसे ख़ास मेहमानों से हम करवाते रहेंगे। मैं और सुविधा लेते हैं इजाज़त, मगर आप कहीं मत जाइए, प्रज्ञा टीवी देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।